हेलो स्टूडेंट, अपनी जो पोयम चल रही थी वो थी देयर इज ए प्लेजर इन द पाथलस बुड। देयर इज ए सेंटिलियर देयर इज ए प्लेजर in the heartless good. There is a pleasure in the pathless good. मतलब प्रकृति के लिए था there is a pleasure in the pathless good. There is a pleasure in the pathless good. इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास में पोइट के बारे में पढ़ा था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पोयम के बारे में करेंगे। द पोयम एंटाइटल्ड इसका मतलब है दी गई है देयर इज प्लेजर इन द पैथलेस बुड। जो पोयम है ये एंटाइटल्ड कहाँ से ली गई है? देयर इज प्लेजर। कौन सी पोयम है? देयर इज ए प्लेजर इन द pathless good. There is a pleasure in the pathless good. Good से क्या होता है? जंगल। There is a pleasure in the pathless good is an abstract from violence कौन है? जी वायलेंस या लॉर्ड वायलेंस। चाइल्ड हेरोल्ड कैंटो 4 ये जो पोयम है देयर इज ए प्लेजर इन द पाथलेस गुड इज एन एक्सट्रैक्ट कहाँ से ली गई है? सार निकाला गया है इसका बाइरन चाइल्ड हेरोल्ड कैंटो 4। ये जो चाइल्ड हेरोल्ड है ये बाइरन की एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है जिसमें कैंटो कितने हैं? 4। कैंटो यानी पद, जिसमें से ये जो पोयम है देयर इज ए प्लेजर इन द पैथलेस गुड ये दूसरा या फिर ये चौथा कैंटो इसमें से लिया गया है। देयर इज ए प्लेजर इन द पैथलेस गुड इज नॉट ए कंप्लीट पोयम, इट इज ए पार्ट ऑफ ए पोयम। ये जो पोयम है ये पूरी पोयम नहीं है, ये चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज जिसकी कैंटो 4th है। चाइल्ड हेरोल्ड इसमें एक नोबल मैन है जिसको एक राइटर है चाइल्ड हेरोल्ड। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि एक ऐसा लड़का है जो खाने पीने और सोने में ही व्यस्त रहता है। इसके माता पिता नहीं है हेरोल्ड के, और ये अपना जीवन ऐसे ही मौज मस्ती में निकाल रहा है। इसमें लॉर्ड बायरन ने इस हेरोल्ड के लिए
इसमें लिखा है, किसमें लिखा है वो, ये किसमें नहीं लिखा है, ये प्लेजर इन द पैथलेस बुड, ये किसमें लिखा है, चाइल्ड हेरोल्ड, जो कि लॉन्ग पोएम है, कितने कैंटो है, 4। चौथा कैंटो किसमें लिया गया है, देयर इज ए प्लेजर इन द पैथलेस बुड। चाइल्ड हेरोल्ड कैंटो 4, चाइल्ड हेरोल्ड, चाइल्ड हेरोल्ड, चाइल्ड हेरोल्ड कैंटो 4, कैंटो 4, चाइल्ड हेरोल्ड कैंटो 4 is the last section of the is the last section of the लास्ट सेक्शन क्यों है, क्योंकि जो इसकी लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसमें कितने सेक्शन है, कितने कैंटो है, 4, और ये कौन सा कैंटो है, लास्ट 4। फर्स्ट कैंटो अलग है, सेकंड कैंटो में लॉर्ड बायरन ने अलग डिस्क्रिप्शन दिया है, थर्ड में अलग दिया है और फोर्थ में अलग दिया है, जबकि चारों कैंटो एक ही है। ये कैंटो 4 है जो कि लास्ट कैंटो है। चाइल्ड हेरोल्ड कैंटो 4 is the last section of the poem entitled Child Herald Pilgrimage। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, ये आपको नाम याद रखना है कि जो ये पोएम है देयर इज ए प्लेजर इन द पैथलेस बुड, ये लॉर्ड बायरन की कौन सी जो पोएम है उसका पार्ट है, तो चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज का पार्ट है ये। और देयर इज ए प्लेजर इन द पैथलेस बुड is not a complete poem, it is part of a poem, ये पोएम का हिस्सा है, ये पूरी पोएम नहीं है। ये जो बायरन की चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज है उसका कैंटो 4 है, देयर इज ए प्लेजर इन द पैथलेस बुड। The entire poem seeks to discuss the entire poem seeks to discuss the entire poem seeks to describe the entire poem seeks to describe the travel and reflection travels and reflections of a pilgrim who had undertaken अंडरटेकन यानी किसी काम को शुरू करना या हाथ में रख लेना। Who had undertaken the European travel who had
undertaken the European travel in order to मतलब जिससे कि एक्यूट यानी जानना पहचानना, जानना himself with the weight, equip himself with the weight and manner equip himself with the ways and manner of the pupil manner of the pupil living in different part of Europe. Pupil living in the different part of Europe. जो पूरी जो पोयम है, जो कैंटो फोर्थ है, द एंटायर पोयम सीक्स टू डेस्क्राइब, सीक्स यानी खोज करना, तलाश करना, पता करना, टू डेस्क्राइब द ट्रेवल यानी यात्रा का, एंड रिफ्लेक्शन यानी परछाई प्रतिबिंब ऑफ ए पिलग्रिम, यात्री हो, पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री, ऑफ ए पिलग्रिम हु है अंडरटेकन यानी कार्य शुरू करना या किसी काम को हाथ में लेना, कार्य शुरू करना। इसके लिए जैसे पूरी पोयम में क्या है उसके लिए मैं आपको इसमें बता दूं, द एंटायर पोयम सीक्स टू डिस्क्राइब द ट्रेवल यात्रा और रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब ऑफ ए पिलग्रिम, यात्रियों का, पिलग्रिम कौन होते हैं, तीर्थ यात्री, हु है अंडरटेकन द यूरोप ट्रेवल, जो कि क्या शुरू करते हैं, यूरोप की यात्रा। जो ये पिलग्रिम है, जो तीर्थ यात्री है, क्या करते हैं, यूरोप की यात्रा, यूरोपियन ट्रेवल इन ऑर्डर टू, जिससे क्यों यात्रा शुरू करते हैं ये, जिससे एप्लीकेंट यानी जानकारी मिल सके, हिमसेल्फ मतलब उनको स्वयं को, विद द वे तरीके और मैनर रास्ते और तरीकों का, ऑफ द पीपल भाई पीपल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप, जो कि यूरोप के विभिन्न हिस्सों में जो लोग रह रहे हैं उनके रास्तों और तरीकों का, भाई वो कैसे रह रहे हैं उसके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो सके, उसके लिए उन्होंने ये पूरी पोयम में जो यात्री है उनके प्रतिबिंब और उसके बारे में ये खोज करती है। तो आपको पता लग गया है ये क्या है, पार्ट ऑफ यूरोप। The composition of canto fourth, the composition of canto fourth, जो कैंटो फोर्थ का रचना है, कंपोजिशन यानी रचना, was completed in
completed in 1817। जो कैंटो फोर्थ है इसकी जो कब कंप्लीट हुआ था 1817, 1817। एंड इट केम आउट इन बुक, एंड इट केम आउट इन बुक, and it came out in book from in 1880, from in 1880। जो 1817 में कैंटो फोर्थ पूर्ण हुआ और पब्लिश कब हुआ 1818 में। ये भी बहुत मोस्ट है। इन द स्टेंजा विच आर द लास्ट 9 स्टेंजा, इन द स्टेंजा, in the stanza which are the, in the stanza which are the, in the stanza which are the last 9 stanza, which are the last 9 stanza, which are the last 9 स्टेंजा ऑफ कैंटो फोर्थ, ऑफ कैंटो फोर्थ। इन द स्टेंजा मतलब स्टेंजा में ही विचार का लास्ट 9 स्टेंजा। जो फोर्थ स्टेंजा है वो भी अपना आप में जो फोर्थ कैंटो है वो बहुत बड़ा है, उसमें भी विचार का लास्ट 9 स्टेंजा ऑफ कैंटो फोर्थ। The poet described about his love for nature. The poet described about his love. The poet described about his love for nature, about his love for nature। कैंटो फोर्थ भी बहुत लंबा है, लॉन्ग पोयम है, उसका भी कैंटो फोर्थ में से ये जो देयर इज ए प्लेजर इन द पैथलेस गुड है, ये भी कौन सा स्टेंजा है 9th स्टेंजा। मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज is a long poem included in 4 canto. This poem is for last part of a 4 canto, not a complete poem. It is a part of a poem. Canto 4, उसमें से भी कौन से स्टेंजा का है 9th स्टेंजा। The poet describes about his love for nature. He admires the forest. He admires the forest. He admires the forest, the sea and all the objects of nature. The sea and all the objects of nature. Are the object of nature. The poet say that he gets pleasure in accessible. The poet say that The poet say that he gets pleasure. The poet says that he gets
he gets the poet say that he gets pleasure in inaccessible goods। inaccessible यानी दुर्गम कठिन, inaccessible यानी दुर्गम या फिर कठिन, goods यानी जंगल। there is a joy in being all alone, by the sea and its roaring music and its roaring music and all alone by the seashore, in being all alone by the seashore and its roaring music became he is alone there, roaring music because he is alone there, no one interferes no one intruders no one intruders no one intruders no one interferes no one intruders here in nature here in nature Violin finds spiritual companionship. Violin finds spiritual companionship. स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, कंपेनियनशिप यानी भाईचारा। ही कन्फेस यानी स्वीकार करता है, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। I love no man the less। क्या बोलता है? I love no man the less, but nature more। मतलब जो ये बायरन है ये एक नेचर पोइट है। ये बोलता है कि मुझे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन प्रकृति ज़्यादा है। ये है द पोइट से दैट ही गेट्स प्लेजर इन एक्सेसिबल गुड्स। वह बहुत अच्छा महसूस करता है, सुहावना महसूस करता है दुर्गम या फिर कठिन जंगलों में बहुत अच्छी आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। इस पोयम में भी कभी इनका ही सी का, ओशियन का और इनका ही डिस्क्रिप्शन करता है। तो कोई भी बोलता है कि दुर्गम कठिन जंगलों में
वह बहुत उसको अपना पसंद करता है। देयर इज ए जॉय इन बीइंग ऑल अलोन बाय द सीशोर, बहुत अच्छा होता है जिससे ऑल अलोन बिल्कुल अकेला हो समुद्र के किनारों पर। एंड इट्स रोलिंग म्यूजिक, और जो उसका लहरों का आना जाना अप डाउन है, उसका जो म्यूजिक है, ही इज ऑल अलोन देयर। नो वन इंटरफेस यानी डिस्टर्ब ना करे, इंटरफेस यानी बिल्कुल अकेला। जो हस्तक्षेप क्या हो गया, हस्तक्षेप। नो वन इंट्रूडर यानी घुसपैठिया। हियर इज नेचर वायलेंट हैंड्स, आध्यात्मिक भाईचारा बनाता है वो, और क्या स्वीकार करता है, आई लव नो मैन द लेस बट नेचर मोर। आज की क्लास इतनी ही, ओके।